प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। भाटिया आश्रम की करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपने 29 और 30 जुलाई के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और उन्हीं प्रश्नों में से सबसे पहला जो अपना प्रश्न है वो ये है, चर्चा में रही राजस्थान बेटी योजना। कौन सी योजना है? राजस्थान बेटी योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन अपने पास है शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा एजुकेशन। शिक्षा से संबंधित है राजस्थान बेटी योजना। चलिए बात करते हैं इस योजना में है क्या। तो इस योजना में कक्षा 1 से 8 में जो भी बालिकाएं अध्ययनरत है उनको जो दी जाने वाली आर्थिक सहायता है वो 2100 रुपए, और कक्षा 9 में और 10 में, 11 में और 12 में, मतलब 9 से 12 तक की जो अध्ययनरत बालिकाएं हैं उनके लिए आर्थिक सहायता कितनी है? 25 रुपए कर दी गई है। पहले इसमें कम थी लेकिन बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो 1 से 8 तक उनको 2100 रुपए और 9 से 12 तक उनको 2500 रुपए की जो आर्थिक सहायता दी जाती है इस योजना के तहत। इसके अलावा बीपीएल परिवार की बालिकाओं को यह राशि प्रदान की जाती है ताकि वे शिक्षा ग्रहण कर सके। तो कौन सी योजना थी? वो अपनी राजस्थान बेटी योजना थी जिसके बारे में अपनी चर्चा की। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न अपना है, कृषि मंत्रालय द्वारा बनाए जा रहे कृषि के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का नाम क्या है? डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र बनाया जा रहा है उसका नाम क्या है? और अपने पास ऑप्शन है एग्रीस्टेक, ई-नाम, एग्रीओटा और चौथा है एजीएमसी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा एग्रीस्टेक। अब ये एग्रीस्टेक है, ये काम क्या करेगा? ई-नाम अपने को पता है, मंडियों का जो अपने डिजिटलाइजेशन जो किया गया था वो इसमें था ई-नाम के अंतर्गत। ठीक है, बिचौलियों को समाप्त करने के लिए। ठीक है, अब जो एग्रीस्टेक है इसमें होगा क्या? तो कृषि मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई है एग्रीस्टेक की, और इसका जो उद्देश्य है वो ये है किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र की दक्षता में सुधार की दिशा में प्रभावी योजना बनाने में सरकार की मदद करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अपने को पता है कि सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा किसानों की आय दुगनी करने का जो लक्ष्य रखा गया, वर्ष कौन सा है? वर्ष 2022 तक। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न अपना है, सभी को पता ही है, चर्चा में चल रहा है, टोक्यो ओलंपिक चल रहा है और आज 31 जुलाई को बहुत ही महत्वपूर्ण, आपको पता है कि पदक आने की संभावना है। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2020 के संदर्भ में कौन सा युग्म असुमेलित है? कौन सा युग्म असुमेलित है? खिलाड़ी दिए हुए हैं, खेल दिए हुए हैं, कौन सा असुमेलित है? पहला अपना मीराबाई चानू भारोत्तोलन वेटलिफ्टिंग, दूसरा है पीवी सिंधु बैडमिंटन, लवलीना मुक्केबाज और एमसी मैरीकॉम कुश्ती। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका होगा एमसी मैरीकॉम। एमसी मैरीकॉम कुश्ती से नहीं है, इनका संबंध है मुक्केबाजी से। ठीक है, बॉक्सिंग से है, मुक्केबाजी से एमसी मैरीकॉम। और मीराबाई चानू अपने को पता ही है रजत पदक जीत चुकी हैं। ठीक है, अब जो पीवी सिंधु है बैडमिंटन से संबंधित है और लवलीना है वो कुश्ती से संबंधित है। ठीक है, और इनके बारे में अपने को पता है कि लवलीना है, इनका लगभग एक पदक तो फिक्स हो चुका है, लेकिन फाइनल क्या पदक रहेगा वो आज अपने को पता चलेगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट मानवता के लिए, कौन सा है? अर्थ ओवरशूट डे 2021 कब मनाया गया? ऑप्शन है 25 जुलाई, 27 जुलाई, 28 जुलाई और 29 जुलाई। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 29 जुलाई। अब भैया ये है क्या अर्थ ओवरशूट डे? ये ऐसा कौन सा अर्थ ओवर, अर्थ के ऊपर से शूट नहीं, अर्थ को एक्चुअली में शूट करने का ये है कि अर्थ को शूट करते जा रहे हैं अपने। अब इसका मकसद क्या है? ये किस कारण मनाया जाता है? यह तिथि किस तरीके से निर्धारित की जाती है? तो यह उस तिथि को चिन्हित करता है जब किसी दिए वर्ष में पारिस्थितिकी संसाधनों के उत्पादन में मानव के द्वारा मांग के सामने कमी आ जाए। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो पृथ्वी जितना संसाधन उपलब्ध करवाती है मनुष्य के लिए, एक वर्ष के लिए जो स्टॉक होता है वो अपने क्या पहले खत्म कर देते हैं।
मतलब 1 जनवरी से 31 दिसंबर के लिए पूरे वर्ष के लिए जितना पृथ्वी के पास मानव को देने के लिए जो स्टॉक होता है वो अपने जुलाई में खत्म कर दिया। मतलब दोहन कर रहे हैं अपने पृथ्वी का। ठीक है, तो ये जो डेट थी 29 जुलाई, अपने 29 जुलाई तक खत्म कर दिया 2022 का है, सॉरी 21 का है। तो ये था। अब ये जारी कौन करता है? तो 1970 से जारी किया जा रहा है ये। तो ग्लोबल फूड प्रिंटिंग जो नेटवर्क है उसके द्वारा इसकी गणना की जाती है। अब ध्यान रखिएगा कि वर्ष 2020 में ये कौन सा था? 21 में था। 2021 का कौन सा है? 29 जुलाई। ये अपने जो पहले क्या 29 जुलाई को जाता था, 29 जुलाई तक अपने खत्म कर देते थे 1 साल का जो स्टॉक होता है। लेकिन अब की बार क्या है 2020 में क्या है, ये 22 अगस्त आया था। कारण क्या था कि लॉकडाउन में जो गतिविधियां थी वो धीमी हो गई थी, जिसकी वजह से क्या प्रदूषण कम हुआ, पृथ्वी का दोहन कम हुआ, जिसकी वजह से क्या है 22 अगस्त को अर्थ जो ओवरशूट डे है वो आया था। तो ये था अर्थ ओवरशूट डे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रथम भारतीय अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, तो ये है कहां पर? पहला ऑप्शन अपने पास है गांधीनगर, दूसरा है सूरत, तीसरा है वाराणसी और चौथा है मद्रास। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा गांधीनगर में ये स्थापित किया गया आईएफसी। और ये जो है ये है क्या? ये एक अपतटीय जो वित्तीय केंद्र है, यहाँ पर अपने जो है निवेश कर सकते हैं इस केंद्र के अंदर। जो बाहरी निवेश है वो भी कर सकते हैं, इसमें क्या जो अन्य भाग है भारत के वो लोग भी इसमें यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। मतलब एक तरीके से सामंजस्य स्थापित होगा, यहाँ पर निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, चर्चा में इसलिए था क्योंकि निवेश बंद कर दिया गया है भारत के लिए, इस सेंटर के लिए। ठीक है, तो मेजबान देश की वित्तीय प्रणाली से बाहर के ग्राहकों के लिए विभिन्न वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के संपूर्ण देश में प्रवाह की सुविधा उपलब्ध करना इन सेंटर्स का काम है। तो ये था आईएफएससी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2021 किस संस्था द्वारा जारी की गई? ये मैंने पहले भी करवाया था। तो ये किसके द्वारा? ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, यूएनओ, नाबार्ड। इसका सही आंसर है आईएमएफ, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसके द्वारा ये जारी की जाती है। चर्चा में इसलिए था क्योंकि 2021 के जो भारत विकास अनुमान है, क्योंकि जो अपने वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, ये अनुमान लगाते हैं विकास का कि अब की बार विकास दर इतनी रहेगी, भारत की इतनी रहेगी, अमेरिका की इतनी रहेगी, तो ये अनुमान जारी करते हैं। तो 2021 के भारत विकास अनुमान को इन्होंने, पहले इनका अनुमान था 12.5% रहेगा, लेकिन इन्होंने घटा दिया, अब कितना कर दिया है 9.5% इन्होंने कर दिया है। और जो ये रिपोर्ट है अपनी, ये 1 वर्ष में 2 बार जारी करता है। ठीक है, इसके अलावा आईएमएफ की जो अन्य रिपोर्ट है उनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जीएफएसआर। तो ये था अपने आईएमएफ के बारे में, आईएमएफ की रिपोर्ट के बारे में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट बोल्ड का संबंध है। अब बोल्ड, क्लीन बोल्ड नहीं, इसमें अपने ऑप्शन में देखिए अगर, तो बोल्ड से मतलब एक तरीके से साहसपूर्ण कार्य करना, लेकिन नहीं, इसका ऑप्शन देखना क्या होगा। पहला ऑप्शन है मरुस्थलीकरण को रोकने से, दूसरा है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने से, ऑप्शन ऐसे ही मिलते हैं पेपर में, तीसरा है स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक सहायता से, चौथा है खेल को प्रोत्साहन से। इसका सही आंसर है मरुस्थलीकरण को रोकने से। अब कैसे, ये कहां से प्रारंभ किया जा रहा है बोल्ड? जो प्रोजेक्ट बोल्ड है वो खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग है, कैविक, और इसके साथ में सीमा सुरक्षा बल, कौन सा, बीआरओ द्वारा ये संचालित है। प्रोजेक्ट बोल्ड कहां पर चालू किया गया? ये राजस्थान के जैसलमेर में प्रारंभ किया गया। इसमें है क्या? इसमें क्या, बांस के जो पेड़ है वो लगाए जाएंगे। जैसलमेर में 1000 जो पौधे हैं बांस के वो लगाए जाएंगे। इसका बोल्ड का अर्थ क्या है? फुल फॉर्म क्या है बोल्ड की? बोल्ड की है बैम्बू ओसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट। ये है बोल्ड की मतलब हिंदी में सूखे की स्थिति में भू क्षेत्र पर बांस मरु उद्यान, यहाँ पर बांस लगाए जाएंगे, मतलब सूखे से निपटने के लिए, क्योंकि बहुत ही कम वर्षा चाहिए बांस को। ठीक है, तो इस तरीके से वहां की सूखे की स्थिति को निपटने के लिए बांस को उन्होंने चुना है। ठीक है, और ये परियोजना है कैविक द्वारा देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित बांस महोत्सव का ही ये एक हिस्सा है। तो ये था अपना प्रोजेक्ट बोल्ड। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है समाचारों में चर्चित मोपला विद्रोह है। इतिहास का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोपला विद्रोह है क्यों चर्चा में है? क्योंकि ये अभी 2021 में इसका 100वां वर्ष, 100 वर्ष हो चुके हैं इस विद्रोह को। कितने वर्ष हो चुके हैं? इसको 100 वर्ष हो चुके हैं।
100वीं वर्षगांठ है इसकी। ठीक है, इसमें से कौन सा असत्य है? पहला ऑप्शन है तमिलनाडु के मोपला किसानों द्वारा ब्रिटिश सरकार एवं हिंदू जमींदारों के विरुद्ध किया गया। दूसरा ऑप्शन है यह दक्षिण भारत का प्रथम राष्ट्रवादी विद्रोह माना जाता है। तीसरा ऑप्शन है यह विद्रोह है असहयोग आंदोलन एवं खिलाफत आंदोलन का परिणाम है। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी सत्य है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु के मोपला किसानों द्वारा ब्रिटिश सरकार एवं जमींदारों के विरुद्ध किया गया। क्या तमिलनाडु था? नहीं, तमिलनाडु नहीं है, इसकी जगह होगा केरल। केरल का मालाबार, केरल का कौन सा क्षेत्र? मालाबार क्षेत्र। तमिलनाडु में कौन सा है? अपने मालाबार तटीय क्षेत्र पढ़ते हैं ना, जब तटवर्ती भाग पढ़ते हैं अपने मैदानी भाग ज्योग्राफी में, तो मालाबार जो क्षेत्र है वो केरल में ही है। तो तमिलनाडु में कौन सा है? तमिलनाडु में है अपना कोरोमंडल। ठीक है, कोरोमंडल जहां लौटते मानसून से वर्षा अधिक होती है। ठीक है, तो ये अपना आंसर था। अब इसके अंदर ये हुआ कब था विद्रोह? ये हुआ था 1921 में। ये बात सत्य है, प्रथम राष्ट्रवादी विद्रोह माना जाता है। और यह विद्रोह असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन का परिणाम था। कैसे? असहयोग आंदोलन 1920 में ये प्रारंभ किया गया था और ये भी 1919-1920 में ये प्रारंभ किया गया था। गांधी जी ने समर्थन दिया था खिलाफत आंदोलन को, क्योंकि जो टर्की का खलीफा था उसकी खिलाफत को बचाने के लिए, कि अंग्रेजों के द्वारा क्या उसको अपदस्थ किया जा रहा था, लेकिन उसकी खिलाफत को बचाने के लिए आंदोलन चलाया था भारत में मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में। किसने? मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में। तो हुआ यूं था, चोरा चोरी कांड की वजह से क्या ऐसे आंदोलन वापस ले लिया गांधी जी ने। उसके बाद में आंदोलन धीमा पड़ गया और उसके बाद में क्या है, इन्होंने उससे प्रेरणा पाकर उसी के परिणाम स्वरूप इन्होंने क्या है कि वहां पर विद्रोह किया। कारण ये था जो जमींदार थे वहां पर हिंदू थे और जो मोपला किसान है, ये ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोपला किसान क्या थे? मुस्लिम थे, ये मुस्लिम किसान थे। ठीक है, मोपला किसान मुस्लिम किसान थे। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है राजस्थान वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक प्रकार का वन क्षेत्र है। ऑप्शन अपने पास है आरक्षित वन, रिजर्व, रक्षित वन, प्रोटेक्टेड, अवर्गीकृत, अनक्लासिफाइड, खुले वन, ओपन फॉरेस्ट। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा रक्षित वन। चलिए चलते हैं अपने इसके पूरे बायोडाटा के बारे में कि इसका है क्या, वन स्थिति रिपोर्ट जारी कैसे होती है। तो राजस्थान वन स्थिति रिपोर्ट 2019 16वीं वन रिपोर्ट है। ये भारत वन रिपोर्ट होती है, उसी के साथ में जारी की जाती है। और प्रति 2 वर्ष पर भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? देहरादून में है, इसके द्वारा जारी की जाती है। और जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र पर, राजस्थान का जितना भौगोलिक क्षेत्र है उसके कितने प्रतिशत पर वन है? 9.57% पर। तो राजस्थान के कितने क्षेत्रफल पर है वन? 9.57% पर है। और भारत के वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है राजस्थान का? तो वो है 4.28, मतलब 28। अब अपने बात करें कि आरक्षित वन कितने हैं, तो वो है 38.11%। रक्षित वन कितने हैं? 55.64%। और अवर्गीकृत वन कितने हैं? 6.25%। और खुले वन कितने हैं? 3.57%। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रट्टा लगा लीजिएगा। क्या? रट्टा। ठीक है, प्योर वाला रट्टा। चलिए इसके अलावा अपने और देखें कि क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन वाला जिला कौन सा है राजस्थान में? वो है उदयपुर। कौन सा जिला है? उदयपुर। सर्वाधिक अगर प्रतिशत के आधार पर देखें, सर्वाधिक प्रतिशत के आधार पर वो भी क्या है? उदयपुर है। अब क्षेत्रफल में न्यूनतम देखें तो वो है चूरू, और प्रतिशत के आधार पर देखें तो वो है न्यूनतम जोधपुर। तो ये थी राजस्थान वन स्थिति रिपोर्ट 2019। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदिवासियों के स्वास्थ्य और आजीविका में सुधार के लिए देवन्य योजना, कौन सी है? देवन्य योजना शुरू की है। किसके द्वारा शुरू की है? ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश के द्वारा ये शुरू की गई है। अब किस कारण से शुरू की गई है? तो जो जहां पर आदिवासी बहुल क्षेत्र है वहां पर औषधीय और सुगंधित जो पौधे हैं उनकी खेती की जाएगी, जिससे उन्हें क्या है? स्वास्थ्य और आजीविका का लाभ मिलेगा। और ये योजना है वो मध्य प्रदेश के अंदर अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में ये शुरू की जाएगी। तो ये था अपना प्रश्न। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला और अंतिम प्रश्न अपना है MLA-LAD। अब इस नाम से आपको पता होगा, मैंने आपको इससे पहले भी करवाई थी एक योजना। ठीक है, जब इसकी व्याख्या करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। तो MLA-LAD योजना के तहत प्रत्येक विधायक द्वारा
वर्ष 2020-21 व 21-22 के लिए प्रति वर्ष 1 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग किस क्षेत्र के आधारभूत ढांचे से संबंधित कार्यों में किया जाएगा? आधारभूत ढांचा मतलब कोई अवसंरचना क्षेत्र में 1 करोड़ रुपए लगा सकता है एमएलए। कौन सा है? ऑप्शन है शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कौशल प्रशिक्षण। इसका सही आंसर होगा स्वास्थ्य, मतलब कोई हॉस्पिटल बनवाए तो इससे वो 1 करोड़ रुपए लगा सकता है। चलिए चलते हैं इस स्कीम के बारे में। ये क्या है? ये केंद्र सरकार के कौन सी स्कीम? ये मैंने आपको करवाई थी, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। मैंने करवाया था ना, कितने करोड़ रुपए के लिए अधिकृत है ये है 5 करोड़ रुपए के लिए। और मैंने आपको कहा था कि 1 करोड़ रुपए वो क्या है, अन्य क्षेत्र में भी, अपने संसदीय क्षेत्र से बाहर भी कार्य करवा सकता है। ठीक है, तो का ये रूपांतरित स्वरूप है सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम का, ये एक रूप है ये। और इस योजना का उद्देश्य है स्थानीय स्तर पर आवश्यकता आधारित बुनियादी ढांचा तैयार करना। क्या बुनियादी ढांचा? मतलब हॉस्पिटल बना दिया गया, ठीक है, स्वास्थ्य क्षेत्र में जो भी ढांचागत निर्माण है वो करवा सकते हैं। सार्वजनिक उपयोग की संपत्ति का निर्माण करना और विकास में क्षेत्रीय असंतुलन दूर करना। क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने में भी वो इसमें कर सकते हैं, सिर्फ बुनियादी ढांचा। इस योजना में ग्रामीण के साथ साथ शहरी क्षेत्र भी शामिल है, मतलब ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र में कहीं भी इस 1 करोड़ रुपए का प्रयोग किया जा सकता है। और धनराशि जो है वो विधायकों की बजाय स्थानीय अधिकारियों को दी जाएगी। किनको? स्थानीय अधिकारियों को दी जाएगी। सिर्फ विधायक का तो क्या निरीक्षण रहेगा, केवल दिशा निर्देश रहेंगे। ठीक है, तो ये थी अपनी ये योजना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये अपना अगर देखें तो अंतिम, जैसे जुलाई के जितने इंपॉर्टेंट डे, हालांकि इनमें से बहुत सारे अपने कर चुके हैं अपनी क्लास में, तो मैं आपको बता दूं 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। ज्यादा इसमें व्याख्या में नहीं जाऊंगा, मैं आपको सीधा क्योंकि डॉक्टर्स की बहुत महत्ता है, अपने को पता है, ये कोविड का दौर चल रहा है। 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस, 2 जुलाई को विश्व यूएफओ दिवस, और 11 जुलाई को ये अपने कवर कर चुके हैं करंट अफेयर्स की क्लास में, विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 17 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस, वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, ये भी अपने कवर कर चुके हैं। 18 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस, ये भी अपने कवर कर चुके हैं। 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस, 26 जुलाई कारगिल दिवस। 29 जुलाई बाघ दिवस, ये भी जो अपना पिछला जो करंट अफेयर्स का वीडियो उसमें कवर कर चुके हैं। तो ये थे मुख्य जुलाई के महत्वपूर्ण डेज। तो आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।